नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। भारत में ये आम अवधारणा है कि यहाँ चुनाव में जाति और धर्म की बड़ी भूमिका होती है। बार बार बात उठती है कि चुनाव विकास के मुद्दे पर होने चाहिए। हाल ही में कुछ विधानसभा चुनावों में विकास के मुद्दे ने बेशक केंद्रीय भूमिका ना निभाई हो, तो भी विकास का मुद्दा चर्चा में आया। लेकिन गुजरात विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी, या फिर यूं कह लें कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है कि वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज हम भी देश देशांतर में गुजरात चुनावों की चर्चा विकास की ही करेंगे। क्या है विकास और विकास के पैमाने, बेहतरीन सड़कें, बिजली, बढ़ती विकास दर, या फिर आम आदमी की जिंदगी की खुशहाली। इन सवालों के जवाब की तलाश करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। चर्चा में मेरे साथ मौजूद हैं अतुल सूद साहब, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हैं, गुजरात पर इनका गहरा काम रहा है। नीना व्यास वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई दशकों से राजनीति कवर करती रही हैं। संजय कुमार CSDS से हमारे साथ है। विकास दर बहुत हाई है, सड़कें बहुत बेहतरीन हैं, बिजली की कोई लेके चल सकते हैं। कितने सही हैं ये दावे? आपने का और डेवलपमेंट इंडिकेटर्स का, और पहले में है पिछले 15 सालों में खास तौर पे कि बेसिक वेलफेयर और उनको जो डेवलपमेंट का जो पूरा प्रोसेस है उसको पीछे छोड़ा है। नंबर 2, जहां तक इंडस्ट्रियल फ्रंट, औद्योगिक क्षेत्र की बात है, वहां पर गुजरात सरकार ने जिस तरह से अपने अचीवमेंट्स दिखाए हैं उसमें बहुत एग्जैजरेशन है, जिस तरह की हमने आंकड़ों को देख के कहा है। और तीसरी मुख्य बात जो इस पुस्तक से निकल के आती है वो ये है कि जो पब्लिक एक्सचेकर है, जो सरकारी खजाना है, उसकी मुख्य भूमिका पिछले कम से कम एक दशक और उसके आसपास में वो उसका प्रयोग इसलिए रहा है कि जिससे कि जो प्राइवेट पूंजी है उसको लाभ उठा सके। तो जो पूरा का पूरा सरकारी एक्सचेकर है उसका इस्तेमाल प्राइवेट एक्यूमुलेशन को प्रमोट करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए किया गया। और हमने अपनी पुस्तक में इसके तमाम उदाहरण और तमाम एंगल दिए हैं जिसके तहत ये बात हम स्थापित कर रहे हैं कि किस तरह से पब्लिक एक्सचेकर का इस्तेमाल प्राइवेट एक्यूमुलेशन को बढ़ावा देने के लिए किया गया, किस तरह से पुअर, मार्जिनल, विमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, पूरा जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया रही है उसमें पिछड़ गए हैं, और किस तरह से गुजरात कई मायनों में नेशनल एवरेज के नीचे या उसके आसपास है, और बाकी अगर हर राज्यों से उनका कंपैरिजन करें तो पिछड़ रहा है बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर। और जहां तक औद्योगिक क्षेत्र की बात है उसके बारे में जो चर्चा रही है वो कहीं ज्यादा बढ़ा चढ़ा के रही है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट को लेके हो या उत्पादकता को लेके हो या उत्पादन की दर को लेके हो या कोई भी पैमाने पे। सूद साहब, जो आपकी स्टडी है उसकी बारीकियों में भी जाने की कोशिश करेंगे, अलग अलग क्षेत्र में क्या आप लोगों ने पाया और क्या दावे हैं गुजरात सरकार के। संजय जी, आपके पास आना चाहेंगे। जो सूद साहब की स्टडी बता रही है वो कुछ और कहानी कहती है, लेकिन जब एक गुजरात के बारे में जो एक धारणा है वो कुछ और बिल्कुल ही अलग नजर आती है कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर एक तरह से बिजनेस ओरिएंटेड लोग रहते हैं, वहां पर उद्योग धंधों की कमी नहीं है, रोजगार पैदा हुए हैं। लेकिन जब हम नेशनल सैंपल सर्वे भी देखते हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा कैजुअल वर्करों की तादाद है। वेजेस की बात करें तो बहुत बेहतर स्थिति नहीं है गुजरात की। श्याम सुंदर जी, अक्सर मैं आंकड़ों की बात करता हूं, लेकिन आज मैं सोचता हूं कि आंकड़ों को छोड़ के दूसरे तरह के आंकड़ों की बात करूं। जाहिर है, अगर आप आंकड़ों को देखें, हमें तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए चीजों को कि पहले से स्थिति बेहतर हुई है, खराब हुई है, या क्या स्थिति हो रही है। ये जरूर है कि जितनी हाइप क्रिएट की गई है गुजरात के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, उतना डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि डेवलपमेंट होता किसके लिए? डेवलपमेंट है आम जनता, वहां जो लोग रहती है। और हमने CSDS में हमने वहां कई बार सर्वेक्षण किए, और अभी 2 महीने पहले भी एक सर्वेक्षण किया, और हमने यह पाया, आप किसी भी सवाल पे पूछ लें, स्कूल, पानी, शिक्षा, हेल्थ, कई सवालों पर जब भी हमने पूछा कि पिछले 5 सालों में क्या आपको लगता है ये स्थिति सुधरी है, बिगड़ी है, ज्यादातर मुद्दों पर लोगों का, जो आम जनता वहां रहती है, लोगों की संतुष्टि बहुत ज्यादा है। लोग कहते हैं कि ये स्थिति सुधरी है। सिर्फ एक ही मुद्दा है जिसपे लोग कहते हैं कि उनकी स्थिति सुधरी नहीं है, वो है किसानों को लेकर। कि अगर किसानों की स्थिति के बारे में कहें तब ज्यादातर लोग, ये सिर्फ किसानों की नहीं बात कर रहा हूं, अहमदाबाद, गांधीनगर में रहने वाले लोग भी ये मानते हैं कि किसानों की स्थिति में गिरावट आई है। और अगर बाकी सारे सेक्टर्स की बात करें तो एक आम जनता वहां संतुष्ट है और सरकार के कामकाज से खुश है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है गुजरात में, आंकड़े जो भी कहते हो। जी नीना, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका लंबा अनुभव रहा है, आपने बीजेपी को भी करीब से देखा है। जी, मोदी का मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि हाइप कितनी है, जो बढ़ा चढ़ा के प्रोपेगेंडा।
एफडीआई को लेके आपको मालूम है 2003 से लेके 5 दफा बायएनुअल वाइब्रेंट समिट होती हैं गुजरात में, जिसमें वो आमंत्रित करते हैं जर्नलिस्ट को, और देशों से, अलग अलग देशों से वो इंडस्ट्रीज वहाँ आते हैं कि एफडीआई के तौर पे ना। एफडीआई का वाइब्रेंट समिट की गुजरात की वेबसाइट के फिगर्स जो हैं कि कुल मिला के 2003, 5, 2007, 2009, 2011 की सब मिला के तकरीबन $900 बिलियन एफडीआई का दावा है वेबसाइट पे जी। और इसमें उन्होंने ये कहा है वेबसाइट पे कि 80% ये जो MOUs थे इसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या ये प्रोसेस में है इम्प्लीमेंटेशन की, ये दावा था जी। इसको लेके आप ताज्जुब करेंगे, इसी दौरान 2001 से लेके 2010 की बात जो ये है, इसी चाइना में कुल एफडीआई $600 बिलियन हुआ। तो गुजरात वेबसाइट ये वाइब्रेंट दावे से जाए तो दावा की $800 बिलियन जी। इतना बकवास। और रिजर्व बैंक की साइट पे आप जाइए जो स्टेट वाइज देती है एफडीआई, गुजरात में कुल मिला के 2001 से लेके 2010-11 तक 7.37 बिलियन एफडीआई आया है जी। इसके तुलना में महाराष्ट्र में ये मतलब 5% एफडीआई, जो टोटल इंडिया का एफडीआई 5% गुजरात में आया। इसके तुलना में महाराष्ट्र में 35% और तमिलनाडु कर्नाटक में 6%। तो यहाँ एफडीआई में भी वो नंबर 4 पे हैं। तो कुल मिला के आप ये कह रही कि गुजरात सरकार के जो दावे हैं उनका मतलब इसमें और कोई आप नरम शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते। उनका जो प्रोपेगेंडा मशीन है इतना झूठ है। आप कोई भी सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर ले लीजिए, आप मुझे बताइए, आंकड़ों की ये बात नहीं करना चाहते, आप एक भी सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर दीजिए जहां गुजरात नंबर 1 है, एक में भी नहीं है। ना एजुकेशन में, ना हेल्थ में, ना पर स्टेट नेट पर कैपिटा इनकम में। हाँ, सड़कें होंगी, मगर मैं ये बताती हूँ मोदी के आने से पहले भी गुजरात में बहुत सड़कें अच्छी थी। मैं खुद वहाँ काफी मैंने घूमी हूँ वहाँ। और गुजरात तो 2001 से पहले भी एक प्रॉस्परस स्टेट माना जाता था। महाराष्ट्र के तुलना में उसकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी थी। पूरा वहाँ डायमंड ट्रेड है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बहुत ज़माने से, मोदी के आने से। तो गुजरात में तरक्की तो बहुत हुई है, ये तो मैं मानती हूँ। बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, ये, मगर तरक्की तो और स्टेट्स में भी बहुत हुई है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत हुई है, बिहार में बहुत हुई है, तमिलनाडु, कर्नाटक बहुत हुई है तरक्की जी। और केरला की सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो बहुत देश बिल्कुल। तो ऐसा कोई चमत्कार गुजरात में पिछले 10 सालों में नहीं हुआ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जो अभी आई थी 2011 की, उसमें गुजरात की रैंकिंग है 11 नंबर पर जी। मैं सूद साहब, जो संजय जो कह रहे हैं कि जो नीना जी कह रही हैं बात कि अगर आप बाकी राज्यों से तुलना करें तो वहां भी विकास हुआ है। केरल बहुत आगे है, साक्षरता लगभग 100% साक्षरता है। हिमाचल की अगर बात करें आप वो साक्षरता के मामले में, उत्तराखंड की अगर बात करें तो बहुत बेहतरीन काम वहां पर हुआ है। लेकिन गुजरात को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है, और आंकड़े कुछ कह रहे हैं, जो संजय भी कह रहे हैं कि क्या कारण है ऐसा कि आप जो कह रहे हैं और नीना जी जो कह रही हैं कि जो कहते हैं कि एक आम आदमी की जिंदगी को खुशहाल बनाने के जो इंडिकेटर्स होते हैं उसमें गुजरात बहुत पीछे है। 14वें स्थान पर नजर आता है कि कैजुअल लेबर सबसे ज्यादा वहां पर है, वेजेस सबसे ज्यादा खराब हैं, परचेजिंग पावर सबसे कम है। फिर भी उसके बाद एक कॉन्सेप्ट, ये एक अवधारणा ये बनाने में कामयाब होती है गुजरात सरकार कि वहां बहुत विकास हुआ है। ये मैं जो संजय जी ने जहां पर बात खत्म की थी कि गुजरात में बहुत कुछ हुआ है, मेरे को लगता है कि बिल्कुल सही है कि गुजरात में बहुत कुछ हुआ है। और ये चर्चा का मुख्य मुद्दा यही होना चाहिए कि वो क्या हुआ है, किस तरह हुआ है और उसका क्या प्रभाव पड़ा है। पर उससे पहले मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो संजय जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, वो ये कही कि जब लोगों से पूछते हैं तो लोग कहते हैं कि एक किस्म से वो संतुष्ट हैं। जिसमें 2 बातें मैं कहना चाहता हूं। एक तो ये कि लोग कौन है।
लोग भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, ठीक है। कैजुअल वर्कर भी हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं, जो मिल में काम करते हैं वो भी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी हैं, शेड्यूल्ड कास्ट भी हैं, महिलाएं भी हैं, सौराष्ट्र में रहने वाले लोग भी हैं, तो गुजरात के भिन्न क्षेत्रों में रहने वाले। इन सबको अगर आप अलग अलग देखेंगे तो एक तो ये कि एक स्टोरी उसमें से इमर्ज होकर नहीं आएगी, जो आई एम श्योर कि संजय जी भी इस बात से सहमत हो। दूसरी बात कि जो गुजरात की आर्थिक उपलब्धि की चर्चा जिस तरह से चल रही है और जिस तरह से इस चर्चा को गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री के जो डेवलपमेंट एक्यूमेन है, उनकी जो क्षमता है डेवलपमेंट को डिलीवर करने की, उसके जो सारी चर्चा के संग जोड़ के रखा जा रहा है, ये जो चर्चा है, इस चर्चा में जिसमें गुजराती प्रेस्टीज, गुजराती अस्मिता की सारी बात की गई है, ये सारी चीज लोगों के परसेप्शन को कंट्रीब्यूट करती हैं। परसेप्शन जो लोगों के विचार हैं, जो जिस तरह से वो बताते हैं कि वो संतुष्ट है नहीं है, वो केवल इस बात पे नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर उसके पास खाने को नहीं है तो कहेगा वो संतुष्ट है, लेकिन अगर खाने को कम भी है तो बहुत सारी चीजों को जोड़ के ही वो अपनी बात रखता है। तो हमें इसको, जो उपलब्धियां हुई हैं और जिस तरह से उपलब्धियों के बारे में चर्चा हुई है, खाली गुजरात में नहीं, पूरे भारत में जो सारा का सारा प्रेस है, इकोनॉमिक प्रेस है इंडिया में, जिस तरह से उसने गुजरात के ऊपर चर्चा की। अभी 2 पुस्तकें गुजरात के ऊपर आई है, एक हमारी पुस्तक आई है, एक और पुस्तक भी आई है, और दोनों के बड़े विपरीत कंक्लूजन्स हैं। और वो इस वजह से नहीं है कि हमने एक आंकड़ा ले लिया, आपने एक आंकड़ा ले लिया। बात यह है कि आप सारी चीज को जोड़ के किस तरीके से देखते हैं और उसको लार्जर प्रक्रिया से कैसे जोड़ते हैं। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, जो आप तुलनात्मक अध्ययन की बात कर रहे थे, हमारी जो स्टडी है उसमें यह नहीं है कि गुजरात को किसी भी चीज से उठाकर कहीं से यूपी से कंपेयर कर दिया या बिहार से कंपेयर कर दिया, यानी जो कंपैरिजन है, जो तुलना है, उसका कोई आधार होगा। वो आधार इंडिकेटर्स पे भी डिफरेंट हो सकता है और सामूहिक तौर पे सारी चीज को जोड़कर भी हो सकता है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि गुजरात कुछ मुख्य चीजों पर पिछड़ गया है या उसकी प्राप्ति उतनी नहीं है जितनी की समझी जा रही है या कही जा रही है, तो हम उसको कंपेरेबल स्टेट, ऐसी स्टेट्स जिससे, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, तो हम उन स्टेट से कंपेयर कर रहे हैं जहां से गुजरात शायद खुद को भी कंपेयर करना चाहेगा, जो हिंदुस्तान की विकसित प्रदेशों में से है। अब मैं जो मुख्य बात जो जिस पर चर्चा होनी चाहिए मुझे लगता है आज के संदर्भ में, वो ये है कि क्या हुआ है गुजरात में, किस प्रकार से ये ग्रोथ, ये सत्य है कि गुजरात में ग्रोथ हुई है। अगर ये कोई कह रहा है कि नहीं हुई है, ये तो अनुचित है, क्योंकि गुजरात में ग्रोथ हुई है। इनफैक्ट जो ये ग्रोथ हुई है, मैं ये कहूंगा कि इसकी 2-3 खास खसूसियत है। एक तो ये है कि पूरे भारत में ये जो पिछले दशक रहा है, उसमें खेती, कृषि ने इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं किया, लेकिन गुजरात में कृषि ने ठीक ठाक परफॉर्म किया है। नंबर 2 बात, हिंदुस्तान में बाकी राज्यों में मुख्य तौर पे सर्विस सेक्टर से ग्रोथ आई है, गुजरात में इंडस्ट्री भी मेन ड्राइवर ग्रोथ का रहा है। तो यानी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और सर्विस तीनों ने योगदान दिया है। एक किस्म से ये एक आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोथ है। इस वजह से गुजरात का जो अनुभव है, मेरे को लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव है, ना केवल इस इलेक्शन के संदर्भ में पर लार्जर बड़े परिप्रेक्ष्य में भी, क्योंकि गुजरात में जो हुआ है और जो एक्सपीरियंस है गुजरात का, वो आने वाले भारत में, जब भारत में भी इस प्रकार की जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है वो और तेज होगी, तो किस किस्म के नतीजे लाएगी, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी सूद साहब, इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और चर्चा करेंगे कि क्या विकास दर आम आदमी के खुशहाल जीवन का इंडिकेटर हो सकता है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देश देशांतर में एक बार फिर आपका स्वागत है। गुजरात विधानसभा चुनाव के संदर्भ में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि विकास के आखिर क्या पैमाने हों। संजय जी, आपने अभी सूद साहब को सुना कि उन्होंने बताया कि किस तरह से वो स्टडी की और क्या आंकड़े सामने आते हैं। क्या आपको लगता है, जो नीना जी भी कहीं ना कहीं कह रहे थे कि एक हाइप क्रिएट किया गया है, एक इंप्रेशन इस तरह का मिलता है, लेकिन जब आप जाते हैं कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की अगर बात करें, आपने खुद माना कि किसानों की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, वेजेस की अगर स्थिति देखें तो वो बहुत बेहतर नहीं है, कहीं ना कहीं एक तरह से मोदी मुख्यमंत्री के तौर पर शायद बीजेपी से भी बड़े हो गए हैं वहां पर, और कहीं ना
कहीं वो विकास की बात जरूर करते हैं, लेकिन चुनाव को उनकी पूरी कोशिश होती है कि उन मुद्दों पर लड़ा जाए जो मोदी वर्सेस अदर्स हो जाए, और विकास की बात तो वो करते हैं लेकिन विकास पर असल में बहस नहीं हो पाती है, और अगर बहस होती है तो फिर इस तरह की जानकारियां सामने आती हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि ये जो पैकेजिंग का जो सवाल है, वो पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है गुजरात में। अगर आप बिहार के जनता से पूछे कि नीतीश कुमार का काम काज कैसा रहा, मध्य प्रदेश में जाके पूछे शिवराज सिंह चौहान ने कैसा काम किया, छत्तीसगढ़ में जाएं रमन सिंह के बारे में पूछे, तो जिस तरह की छवि या जिस तरह का काम के बारे में अप्रेजल गुजरात की जनता नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में करती है, उन राज्यों में कभी कभी उससे भी बेहतर जनता ये कहती है, उससे भी बेहतर काम कर रही है। तो इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि नरेंद्र मोदी ने कोई चमत्कार नहीं किया गुजरात में। कोई ऐसा चमत्कार नहीं है जो दूसरे राज्यों में नहीं हो रहा है, दूसरे राज्यों में भी ऐसा चमत्कार हो रहा है। और ये बहुत हाइप क्रिएट की जा रही है कि नरेंद्र मोदी अपनी तीसरी चुनाव जीतने जा रहे हैं, चौथा चुनाव जीतने जा रहे हैं। अगर इसको भी हम तुलना करें, बंगाल में लेफ्ट की सरकार ने कितने लगातार चुनाव जीते, लालू यादव ने भी 3-4 चुनाव जीते, मध्य प्रदेश की सरकार ने भी 2 चुनाव जीते, तीसरे चुनाव भी जीत सकते हैं, छत्तीसगढ़ में तो ऐसे कई राज्य हैं। तो ये सब पैकेजिंग का सवाल है। लेकिन कुल मिलाके में ये पैकेजिंग के अलावा मैं ये कहना चाहता हूं कि इसका अर्थ मैं ये नहीं कह रहा हूं, निचोड़ ये नहीं है मेरे तरफ से कि गुजरात में कुछ हुआ ही नहीं, विकास हुआ है। अब इसको तुलनात्मक अगर हम आंकड़ों से देखें, और मैं बार बार यही कहता हूं कि अगर विकास आंकड़ों को हम वो तो सूद साहब भी कह रहे हैं, वो तो सूद साहब भी कह रहे हैं कि उनकी स्टडी भी ये कहती है कि विकास हुआ है, कृषि ने अच्छा परफॉर्म किया, इंडस्ट्री ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ग्रोथ रेट। मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए बात ये नहीं, हम ये नहीं कह सकते विकास हो, ये कह रहे हैं कि जो ग्रोथ की दर है वो एक जो हम कह रहे हैं कि वो हुई है, ग्रोथ वहां पर हुई है। लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास में हम खाली ये नहीं कह सकते कि हम एक इंडिकेटर देख लें, दूसरा, कुल मिला के विकास को ने किसी को फायदा दिया है। और जो गुजरात हमें कहानी बता रहा है वो ये बता रहा है कि गुजरात की जिस तरह से प्रगति हुई है, ये प्रगति ने कुछ लोगों को फायदा दिया है, जो कि गुजरात का डेवलपमेंट मॉडल है। वो कौन लोग हैं? बड़े पूंजीपति, बड़े किसान। तो यानी कि जो बड़े पूंजी है उसने मुख्य तौर पर गुजरात में जो पूरा का पूरा ये जो बड़ी ग्रोथ रही है, 8% 9% की जो ग्रोथ रही है, इसका लाभ उठाया है। तो ये नहीं है कि भाई विकास जो हाशिए पे, संजय जी, जो हाशिए पे जो लोग हैं, आप देखेंगे कि कांग्रेस भी जो मुख्य एक तरह से बीजेपी का प्रतिद्वंदी है, वहां पे आप देखेंगे कांग्रेस के एडवर्टीजमेंट में भी कांग्रेस किस तरह से बीजेपी को अटैक कर रही है। वो ये नहीं कह रही कि विकास बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि इसी बात को वो उभारने की कोशिश कर रही है कि विकास जो हुआ वो कुछ लोगों के लिए हुआ और आम जनता को उसका उतना फायदा नजर नहीं आया जितना कि होना चाहिए। और ये फायदे बड़े पूंजीपतियों को, बड़े लोगों को जिन्होंने कारोबार लगाया, उनको ज्यादा फायदा मिला। बिल्कुल, मैं कुछ कहना चाहती हूं, पूरे हिंदुस्तान में ग्रोथ हुआ है और डेवलपमेंट हुई है। अब पिछड़ा से पिछड़ा प्रदेश ले लीजिए या महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आगे जो है हरियाणा, उनका ले लीजिए। सवाल ये नहीं कि वहां काम नहीं हुआ या विकास नहीं हुआ, हाँ हुआ है, बिल्कुल हुआ है। मगर ये है कि मोदी ने क्या चमत्कार किया। मीडिया की तरफ से भी कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने उसको बेस्ट चीफ मिनिस्टर अवार्ड दिया। ठीक है, बेस्ट चीफ मिनिस्टर, आप बेस्ट कहेंगे किसी को तो कोई तो एक आंकड़ा तो निकालेंगे ना। सारे इंडिकेटर्स आप आगे नहीं कर सकते, 1 या 2 तो आप कहेंगे ना कि गुजरात नंबर 3 था अब नंबर 1 हो गया है, या नंबर 4 था अब नंबर 3 हो गया है। एक भी आंकड़ा नहीं है, एक भी आंकड़ा नहीं है। मैं आपको बताऊंगी कि गुजरात का हंगर इंडेक्स 13 नंबर पे है स्टेट, मतलब यूपी पे भी उससे ऊपर है, उत्तर प्रदेश। वो उड़ीसा के साथ कहीं खड़ा होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो अच्छा इंडिकेटर है हेल्थ का और हेल्थ सर्विसेज का और न्यूट्रिशन का भी, क्योंकि आप मैल नरिश्ड रहेंगे तो लंबी उम्र तो नहीं पाएंगे ना, उसका 10th रैंकिंग है। लिटरेसी में देखिए, लिटरेसी में मेरे ख्याल 16th रैंक है स्टेट्स में। तो आप एक भी तो बताइए इंडिकेटर जहां मोदी का चमत्कार हुआ, जहां सड़कें और अच्छा सरदार सरोवर की पानी आया, तो सरदार सरोवर क्या मोदी की स्कीम थी? मोदी के जब तक मोदी शायद जन्म हुए थे, जब बच्चे थे, तब से ये सरदार सरोवर स्कीम मतलब तब 30 साल पहले सोची गई थी, और अब जाके उसका वो हुआ, वो लाभ हुआ और होना भी चाहिए, और लोगों को पानी आया तो बहुत अच्छी बात है। मगर ये कहना कि मोदी ने कोई चमत्कार दिखाया, आप मैं ये तो बैठे हैं सारे स्टेट। ये जो विकास किसके लिए बात हो रही थी, मैं
कोर सेक्टर्स लेते हैं, सोशल सेक्टर एक मिनट, सॉफ्ट सेक्टर छोड़ दें, उसकी बात जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन कोर सेक्टर ले लें एक मिनट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ले लें, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ी है, ग्रोथ अच्छी हुई है। मैंने कहा और राज्यों के बनिस्बत गुजरात में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। अब कुछ आंकड़े देखिए आप, और ये मैं कहता हूं कि जब आंकड़ों से हम कोई निर्णय लेते हैं तो हमें सभी आंकड़ों को जोड़ के देखना पड़ेगा कि क्या कहानी बन रही है, वो किस तरफ दर्शा रहे हैं कि विकास किसके लिए हो रहा है, विकास हो रहा है, जो ये दर है, ये बढ़ी हुई है विकास की दर, ये किसको लाभ दे रही है। तो जो गुजरात का मॉडल है, जैसे कि संजय जी ने भी कहा और सभी लोग कह रहे हैं कि ये खास लोगों को इसने मदद की है। अभी मैन्युफैक्चरिंग की बात देखिए, पिछले 3 अगर दशकों में देखा जाए तो जो गुजरात में वेजेस हैं, ये हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं, यानी जो संगठित क्षेत्र है, खासतौर से गुजरात जिसमें माना जाता है ऐतिहासिक तौर पे टेक्सटाइल और सारे सेक्टर्स रहे हैं, यहाँ वेजेस की दर 1.5% से बढ़ी है, जबकि पूरे भारत में वो 3.7% से बढ़ी है। पूरा भारत वो पिछड़े राज्यों को भी इंक्लूड करता है जिससे गुजरात अपनी कभी तुलना नहीं करना चाहेगा। तो लेकिन वेजेस की दर बढ़ने पे एक्चुअल वेजेस कितनी है वो हमें जानना जरूरी है। वो है दर कम बढ़ी, लेकिन संजय जी आप अपनी बात करिए, लेकिन दूसरा आंकड़ा देखिए कि वेजेस का जो वैल्यू एडेड में जो बात हो रही है कि किसको लाभ उठा रहा है, तो जो पूरी बढ़ रही है, प्रगति हो रही है, ग्रॉस वैल्यू एडेड जिसको कहते हैं, उसके अंदर जो वेजेस का शेयर है वो घट रहा है। ठीक है, जो पिछड़े वर्ग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं खासतौर से, या महिलाएं हैं, वो इस एम्प्लॉयमेंट में, इस क्षेत्र में बिल्कुल लाभ नहीं उठा पाए। इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग बात हो रही है गुजरात में कि जो क्षेत्र जिनमें विकास दर बढ़ी हुई है, जहां पर कि जिसको कहते हैं हम ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ हैं, उसमें जो गेन्स टू एम्प्लॉयमेंट है वो नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब्स और मेन को मिल रहे हैं। यानी जो शेड्यूल टाइप्स को अगर गेन मिल भी रहे हैं तो वो गेन उन सेक्टर्स में नहीं है जो कि भविष्य के सेक्टर है, जो फ्यूचर ग्रोथ के सेक्टर। जी संजय, लेकिन जो सूद साहब जो कह रहे हैं, मैं भी इनकी स्टडी को अगर छोड़ भी दें, नेशनल सैंपल सर्वे की भी अगर बात करें कि ग्रोथ बढ़ी है गुजरात की, इसमें कोई दो राय नहीं है, और रीजन इन्होंने बताया, आप भी उनसे एग्री करते हैं। लेकिन जो परचेजिंग पावर है लोगों की, और जो आम आदमी की जिंदगी अगर ऊपर नहीं आई है, चाहे वो किसानों की, जो हाशिए पे, उनको आदिवासी कह लीजिए, महिलाएं कह लीजिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर भी या कैजुअल वर्कर्स हैं, उनकी और ज्यादा हालत खराब है। शायद यही कारण है कि जिस लिहाज से भारत में ओवरऑल बहुत बढ़ा हो वेजेस, उस तरह हालात बहुत बेहतर हो गए मजदूरों के, असंगठित क्षेत्र के, लेकिन गुजरात उसमें भी बहुत नीचे आया। और शायद यही कारण है कि विकास दर बढ़ी है, जो प्राइवेट कैपिटल है वो बढ़ी है, जो बड़े लोग हैं वो एक चमक दमक आपको शहरों में नजर आती है, लेकिन जो जीवन स्तर बढ़ने की जो बात है शायद इसीलिए नहीं बढ़ी क्योंकि उनकी परचेसिंग पावर नहीं बढ़ी है, क्योंकि वेजेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और इसके साथ एक और छोटा सा कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि पीडीएस में जो डेफिसिट है, उनका कहना हमारे यहाँ बीपीएल फैमिली ज्यादा हैं और सेंटर ने हमें कम काउंट करके कम अनाज उपलब्ध कराया। क्या गुजरात जो इतनी तेजी से आगे ग्रो कर रहा है, क्या वो उस डेफिसिट को स्टेट खजाने से पूरा नहीं कर सकता है? नहीं, मैं ऐसा कर सकता है अपने स्टेट के खजाने से, लेकिन कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम अलग अलग इंडिकेटर्स पे देख रहे हैं, और अगर किसी स्टेट के या किसी कंट्री के ग्रोथ की बात करते हैं तो कई इंडिकेटर्स पे उसे अच्छा करने की जरूरत है। जैसे कोई विद्यार्थी अगर एक स्कूल में पढ़ता है और उसे 5-6 विषय पढ़ रहा है, एक विषय में टॉप करना और दूसरे विषय में अगर वो फेल कर जाए तो ओवरऑल उसकी रिपोर्ट कार्ड नीचे गिरेगी। और अगर हर विषय में उसने कुछ अच्छे स्कोर्स किए हुए हैं, तो हमने कई आंकड़ों को देखा और हमने देखा कि हर विषय पे गुजरात कभी 7वें, कभी तीसरे, कभी 5वें, कभी 6ठे पायदान पे है। हमने इस चर्चा में कभी ये नहीं जानने की कोशिश की कि अगर इन आंकड़ों के सहारा ही हम ले रहे हैं तो कौन सा स्टेट है जो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पे है, गुजरात कहाँ खड़ा है। हमने कई इंडिकेटर्स देखे और हर इंडिकेटर पे गुजरात 5वें 6ठे पे है। कुल मिला के गुजरात में कुछ ना कुछ विकास है, गुजरात बहुत पीछे खड़ा दिखाई नहीं देता। 5वें 6ठे नंबर पे जो उन्होंने कहा, मैं इनसे जानना चाहूंगी, अगर हम मोदी की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सिर्फ गुजरात की डेवलपमेंट की नहीं, क्योंकि इलेक्शन है, वो संदर्भ यही है कि 2001 जब मोदी मुख्यमंत्री बने और 2012 तक क्या चमत्कार हुआ किया विकास का। 2001 में भी गुजरात की जो रैंकिंग थी, बेशक नेट स्टेट पर कैपिटा इनकम या लिटरेसी रेट्स या और रेट्स वगैरह थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वगैरह वगैरह, गुजरात वाज अमंग द फर्स्ट टॉप 10 स्टेट्स। तो पहले 10 नंबर में वो उनका नंबर तब भी 5वां 6ठा 7वां ऐसे था। तो अभी भी जैसे इन्होंने कहा, मैं मानती हूँ उनकी बात कि
हर स्टेट, लिटरेसी ले लीजिए, हेल्थ इंडिकेटर ले लीजिए, उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ जाती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आ जाती है। तो कुल मिला के आप ये कह रही हैं कि कोई ऐसा आउटस्टैंडिंग काम वहां पर नहीं हुआ, शायद पैकेजिंग ज्यादा है, और इवन बीजेपी के कई और मुख्यमंत्रियों की शायद उससे कम नहीं है, तो ज्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है उनकी बिल्कुल रैंकिंग में गुजरात जहां था वही है। नीना जी, आगे नहीं बढ़ सूद साहब, समय की पाबंदी है, कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया। नीना जी आपका, संजय जी आपका और सूद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। इस चर्चा को आगे बढ़ाया जा सकता था, लेकिन आज हम किसी नतीजे पर अगर पहुंचे तो वो यही कि विकास का अगर कोई पैमाना होता है तो ये कि लोगों की, आम लोगों के, और जो लोग हाशिए पर हैं उनके जीवन स्तर में कुछ बेहतरी हो अगर किसी राज्य में विकास आया है तो। इसी टिप्पणी के साथ देश देशांतर को आज यहीं विराम देते हैं। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।